नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपके साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। चलिए यहाँ पर हम एक नया चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धातु अधातु, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जो इसकी जारी प्रश्न बैंक है उसके क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं आप सभी का क्लास में स्वागत है। सभी को वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस क्लास को मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाना है। तो फटाफट से इस क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व कर सके। सबसे पहली बात, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। तो अपन ने धातुओं के बारे में पढ़ा था, अधातुओं के बारे में पढ़ा था, आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ा था और धातुओं का निष्कर्षण किन किन विधियों से किया जाता है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था इस वाली क्लास के अंदर, यानी कि इस वाले चैप्टर के अंदर, है ना। तो अब उन्हीं के क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो हमने रिवीजन भी किया था, उसके बाद हमने डायग्राम भी बनाए थे। अब यहाँ पर जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने जारी की है प्रश्न बैंक, उसके क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं तो बिल्कुल कंप्लीटली रेडी हो जाएगा ये हमारे एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे ही मैं क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्ले करूंगी आप लोगों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है और टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो देखिए खाद्य पदार्थों पर जिंक के बजाय किसका लेप करते हैं, टिन का। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, SN टिन, ठीक है। तो टिन की अपेक्षा जिंक जो है वो क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसीलिए टिन का लेप किया जाता है किसकी बजाय, जिंक की बजाय। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए कौन सी मिश्र धातु को प्रयुक्त करते हैं, सोल्डर, पीतल, कांसा या इनमें से कोई नहीं। देखो मिश्र धातु आपकी क्या होती है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम कहते हैं मिश्र धातु। मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद करने के लिए, क्या ट्रिक थी देखो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। ट्रिक थी, पिताजी कांता आंटी सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, यही ट्रिक थी अपनी, पिताजी कांता आंटी सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। अब देखो पिताजी से अपन ने क्या बनाया यहाँ पर, पी से अपना बना पीतल। तो जो पीतल मिश्र धातु है वे किस किस से मिलके बनी है, ता से बना आपका तांबा और जी से बन गया जिंक। तो तांबा और जिंक से मिलकर बनी है आपकी पीतल मिश्र धातु। दूसरा देखिए, का से क्या बनाया, कांसा। तो जो कांसा मिश्र धातु है वो किस किस से मिलके बनी है आपकी, ता से हो गया तांबा यानी कि कॉपर और टी से यहाँ पे क्या हो गया, SN टिन। तो ये तांबा और टिन से मिलके बनी है कांसा मिश्र धातु। तीसरा देखिए, सो से आपका क्या बन गया, सोल्डर। जो सोल्डर मिश्र धातु है वो किस किस से मिलके बनी है, सा से देखो अपना क्या बन गया, सीसा और टी से अपना क्या बन गया, टिन। तो सीसा और टिन से मिलके बनी है सोल्डर मिश्र धातु जिसका उपयोग किया जाता है तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए। आंसर क्या आएगा इधर अपना, ए सोल्डर। क्लियर, एग्जाम में मिश्र धातु से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्डर मिश्र धातु का गलनांक बहुत कम होता है, इसमें कौन कौन सी धातुएं शामिल होती है, लेड और टिन, लेड व जस्ता, तांबा और जस्ता, लोहा और निकेल। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया सोसाइटी से बना लो क्या, सोल्डर। तो सोसाइटी, सो से क्या बना अपना, सोल्डर। तो ये जो सोल्डर मिश्र धातु है किससे बनी है, सा से हो गया अपना सीसा और टी से अपना हो गया यहाँ पर टिन। तो सीसा और टिन, ठीक है। तो देखो लेड यानी सीसा और टिन, आंसर क्या आ जाएगा इधर अपना, ऑप्शन ए, ठीक है। जो लेड है उसका सिंबल होता है PB और टिन का सिंबल होता है SN। तो हो सकता है कई बार एग्जाम के अंदर आपको सिंबल दे दे, तो आपको ये भी पता होने चाहिए। क्लियर है बात यहाँ पर, आंसर आएगा ऑप्शन ए।
सभी बच्चों के आंसर मुझे चाहिए। जितने बच्चे यहाँ पर लाइव है उतने बच्चों के कमेंट के अंदर मुझे आंसर दिखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन या उपर्युक्त सभी। देखिए, कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप कौन है? क्या ये तीनों हैं? तो बिल्कुल, ये कार्बन के अपर रूप होते हैं। हीरा जो है वो आपके इसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। ठीक है। ग्रेफाइट में क्या होगा? एक द्वि आबंध पाया जाता है, एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, षटकोणीय संरचना बनाता है। और जो आपका फुलरीन है वो आपके फुटबॉल की जैसी संरचना बनाता है, गुंबद के आकार की। बकमिनिस्टर फुलर ने इसकी खोज की थी। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील में आयरन को किनके साथ मिश्रित किया जाता है? स्टेनलेस स्टील ये भी मिश्र धातु, इसमें आयरन के साथ किसको मिक्स किया जाता है? निकल और क्रोमियम, कॉपर और क्रोमियम, निकल और कॉपर और लेड। अब देखिए, इसको भी याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक थी? फेनिक्रो। क्लियर? तो देखो, फे से क्या बन गया? Fe, फे, नी, Ni, क्रो यानी कि क्रोमियम। तो आयरन के साथ इसमें क्या क्या डाला है? निकिल और क्रोमियम, है ना? सिंपल ट्रिक है, आराम से अपन इसको याद कर सकते हैं। निकिल और क्रोमियम, आंसर आ जाएगा इधर अपना ऑप्शन ए। क्लियर बात यहां पर? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? कार्बन, ब्रोमीन, फास्फोरस या फिर सल्फर। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इधर तो फिर भी आपको एक ऑप्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपके आएगा पक्के से पारा भी। आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, जल्दी जल्दी में पारा पे आंसर लगा दोगे। लेकिन पहले आपको क्या देखना है? क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है नॉन मेटल यानी कि अधातु। तो अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, अधातुओं का देखो गुण क्या होता है कि जो अधातुएं होती हैं वो या तो ठोस होती है या गैसीय अवस्था में होती है। जैसे कि कार्बन है, अपने यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब आपकी अधातुएं हैं। लेकिन एक ऐसी अधातु भी है जो कि आपके द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातुओं का अपवाद जिसे अपन कहते हैं वो है ब्रोमीन। तो जो ब्रोमीन है वो आपके द्रव अवस्था में पाई जाती है। कैसे कलर का द्रव है ये? रेड कलर का। ठीक है, आंसर क्या आएगा इधर अपना? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब आपसे किसके बारे में पूछा है? धातुओं के बारे में। देखिए, धातुओं का क्या गुण होता है? धातुएं जो है वो ठोस प्रकृति की होती है ना? अब लेकिन इनका अपवाद क्या है जो आपके ठोस प्रकृति की नहीं होती? तो तांबा, पारा, सोडियम या फिर कैल्शियम। तो देखो अपना आंसर क्या आएगा? पारा यानी कि मरकरी, इसको अपन मरकरी भी बोलते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? Hg। ये आपके द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो थर्मामीटर होता है ना, उसमें अपना क्या भरा रहता है? पारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम या कार्बन। अगर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे ना तो आप इजीली इसका आंसर लिख सकते हैं। देखो, आपसे क्या कहा है? कौन सा तत्व है जो अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा? मैंने आपको क्या बताया था कि जो अधातु ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड, ऐसे अम्लीय ऐसे अधातु। ठीक है, तो जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो आपके कैसी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये आपके क्षारीय प्रकृति के। तो अब देखो, आपसे कहा है अम्लीय ऑक्साइड, तो अम्लीय ऑक्साइड बनाने के लिए तो आपको क्या चाहिएगा? अधातु चाहिए। सोडियम क्या है? धातु है। लिथियम क्या है? धातु। पोटेशियम क्या है? धातु। कार्बन क्या है?
अधातु, तो इसीलिए क्या बनाएगा, अधातु ऑक्साइड जो है वो अम्लीय प्रकृति का होगा। आंसर आएगा अपना ऑप्शन डी। क्लियर है बात यहां पर? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं, यह किसके बनने से होता है? बताइए। वायु में अगर आपने देखा होगा कि हमारी जो मम्मी है वो चांदी के जो जितने भी उनके जेवरात होते हैं उनको रुई के अंदर रखती है, कॉटन के अंदर। ऐसा क्यों? अगर चांदी को खुला छोड़ दिया जाए तो तुम देखते हो थोड़े टाइम बाद वो काली हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, अगर अपन बात करें कि लोहा जो है उसको भी आप हवा में रख दो तो काफी सालों में उस पे भी जंग लग जाती है। आप जो तावा होता है, तांबे के सिक्कों को या फिर तांबे के बर्तन को खुले में छोड़ दो, थोड़े टाइम बाद उनमें भी ग्रीन कलर की एक लेयर आ जाती है। वो किसकी वजह से होती है? तो देखो, वायु में अगर अपन लंबे समय तक चांदी को छोड़ देते तो चांदी ऑक्सीजन के साथ नहीं, सल्फर के साथ रिएक्शन करती है। किसके साथ? सल्फर के साथ। तो चांदी तो आपकी अर्जेंटिनम, चांदी को अपन क्या बोलते हैं? अर्जेंटिनम Ag। ये क्या किसके साथ रिएक्शन करती है? सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है, और अभिक्रिया करके कैसी हो जाती है? काली पड़ जाती है। ठीक है। अगर अपन बात करें किसकी? तांबे की, कॉपर की, तो जो तांबा है वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है। ठीक है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद इस पे हरी लेयर चढ़ जाती है। अगर अपन बात करें लोहे की, तो लोहा किसके साथ करता है अभिक्रिया? तो लोहा जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, और किसका निर्माण करता है? जंग का। क्लियर? तो यहां पर आपके चांदी Ag अर्जेंटिनम किसके साथ रिएक्शन करेगी? सल्फर के साथ। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, जिसकी वजह से वो काली हो जाती है। इसी वजह से चांदी को जो कॉटन है, रुई है, उसके अंदर रखा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, एक्वारेजिया में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 किस अनुपात में होते हैं? एक्वारेजिया क्या होता है बताइए? इस एक्वारेजिया को अपन क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। अब देखो, अम्लराज है क्या? तो इसके पीछे एक कहानी है कि कोई बहरूपिया घर में आया, उसने घर के जो लड़कियां हैं, औरतें, उनको बोला आके कि आपके जो सोने की चेन है, सोने के कड़े हैं, थोड़े से काले पड़ गए, इनको लाओ क्लीन कर देता हूँ, उनकी चमक बरकरार कर देता हूँ। अब उसने क्या किया, एक सोल्यूशन के अंदर उनको रखा, ज्वेलरी को। अब उनका जो वजन है वो कम हो गया। ऐसा क्यों? उसने किस विलियन के अंदर इनको डाला होगा? तो उसने डाला अम्लराज के अंदर, एक्वारेजिया के अंदर। ये एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होता है, स्ट्रॉन्ग विलियन होता है किसका? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और सांद्र नाइट्रिक एसिड का, HNO3 का। तो इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 किस रेशो में होते हैं? 3:1 के रेशो में होते हैं। अब देखो, कई बच्चे इसमें उल्टा कर देते हैं, 1:3 कर देते हैं। उनको लगता है क्या ही फर्क पड़ेगा। नहीं, HCl आपका 3 के अनुपात में लेते हैं, HNO3 आपके 1 के अनुपात में। तो आंसर क्या आएगा? 3:1। ये आपका एक्वारेजिया अम्लराज इतना स्ट्रांग होता है कि ये सोने चांदी जैसी जो धातु होती है उनको पिघला देता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है। यह यौगिक जल में विलय होता है। धातु का नाम बताइए। आपसे क्या कहा है? कोई धातु है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है। ठीक है, पहली चीज, उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाएगी, और ये जो यौगिक है वो क्या है? जल में विलय है। अब पहले तो यहां पर आप क्या देख लीजिए कि धातु क्या है अपने पास, और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऐसा यौगिक बना रही है जो जल में विलय है। अब आप कहोगे कि मैम कार्बन तो बिल्कुल गया, सिलिकॉन भी गया, आयरन और कैल्शियम बचा। आयरन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो किसका निर्माण करता है बच्चे? जंग का। ठीक है, अब ये जंग आपके पानी में विलय थोड़ी होती है, तो ये वाला ऑप्शन भी गया, यानी कि डी ऑप्शन भी गया। क्या बचा? ऑप्शन ए। ये जो कैल्शियम है ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना लेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा।
ठीक है, क्या बना लेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे अपन क्या कहते हैं? बिना भुजा हुआ चूना कहते हैं, क्योंकि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है यही तो जल में विलय होता है, और जल में विलय होने के बाद ये किसका निर्माण करता है? यहाँ पर ये निर्माण करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। करता है नहीं करता है? तो ये जल में विलय है या नहीं है? बिल्कुल है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से आयनिक यौगिक नहीं है। कौन सा आपका आयनिक यौगिक नहीं है? आयनिक यौगिक क्या होते हैं? देखो, आयनिक यौगिक होते हैं जिनमें धातुएं क्या है? बड़ी दानदाता है, अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देती है? डोनेट कर देती है। और अधातु क्या कहते हैं? हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, हमें इलेक्ट्रॉन दे दो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? धातुओं से अधातुओं के पास इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। उनको अपन क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। क्लियर? अब कौन सा आपका आयनिक यौगिक नहीं है? आयनिक यौगिक बनेंगे कैसे? धातु और अधातु से। तो देखो, ये धातु है, ये अधातु है, ये तो आयनिक यौगिक होगा। सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, ये भी आयनिक यौगिक होगा। सिल्वर धातु है, क्लोरीन अधातु है, ये भी आयनिक यौगिक होगा। लेकिन कार्बन जो है वो अधातु है और क्लोरीन जो है वो भी अधातु है। दोनों ही क्या हो गए? यहाँ पर अधातु हो गए। इसीलिए अपना आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। क्योंकि आयनिक यौगिक क्या होते हैं? जिसमें धातुएं क्या करती है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है। किसको? अधातु को। एग्जाम्पल अपन क्या ले सकते हैं? NaCl। सोडियम क्या है? धातु। क्लोरीन क्या है? अधातु। सोडियम जो है वो अपने बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा? इस क्लोरीन को, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में है 7 इलेक्ट्रॉन। इसको चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन, तो ये एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और इस आयनिक यौगिक का निर्माण कर लेगा। क्लियर? ऐसे ही अपन MgCl2 भी बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति। 12 क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। एक एक करके अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे और 3 रिक्त स्थान हैं अपने पास यहाँ पर, तो तीनों के आंसर एक एक करके लगाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। धातु तथा अधातु में इलेक्ट्रॉन के किससे बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है यहाँ पर? धातु क्या करते हैं? अधातु को अपना इलेक्ट्रॉन देते नहीं देते? तो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? स्थानांतरण। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को अपन कहते हैं आयनिक यौगिक। ठीक है, क्या कहते हैं अपन? आयनिक यौगिक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक धातुओं के किस मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं? तो देखो, मिश्र धातु की डेफिनेशन क्या होती है? 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो अपना क्या आएगा यहाँ पर आंसर? समांगी मिश्रण। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर अपन को उदाहरण लिखने हो तो अपन क्या लिख सकते हैं? पीतल है अपने पास, सोल्डर है, कांसा है, स्टेनलेस स्टील है, ये सब आपकी क्या है? मिश्र धातु है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। क्यों होता है ये? क्योंकि विपरीत आवेशित आयनों में मजबूत कौन सा बंध होता है? तो देखो, इनके अंदर अंतर आयनिक आबंध यानी कि बॉन्ड होता है। ठीक है, इसीलिए इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? यहाँ पर बहुत अधिक होते हैं। क्लियर? ये हुई अपनी यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है?
हम क्या करते हैं, धातुएं क्या होती है, संक्षारित होने लगती है, खराब होने लगती है। अब उनको खराब होने से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, लोहे का जो गेट होता है उस पर पेंट कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं तेल लगाकर, या फिर उसको जंग से बचाने के लिए उस पर क्या कर देते हैं, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, गैल्वेनीकरण कहा जाता है। आंसर क्या आ जाएगा, गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। सक्रियता श्रेणी है क्या, ये एक ऐसा क्रम है जिसमें धातुओं को किसमें इस सक्रियता श्रेणी के अंदर धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। किस क्रम में, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसको अपन कहते हैं सक्रियता श्रेणी। क्या है सक्रियता श्रेणी की ट्रिक, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन होगा आगे आएगा। ठीक है, ये क्या है अपनी सक्रियता श्रेणी। जब इस श्रेणी में ऊपर से नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर सक्रियता का क्रम क्या हो जाता है, कम। तो ये क्या हुई आपकी सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं हो गई। फिर ये जो है वो आपकी मध्यम अभिक्रियाशील हो गई, और जो नीचे वाली धातुएं हैं वो आपकी क्या हो गई, कम अभिक्रियाशील धातुएं। तो ये है आपकी सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं। क्लियर, ये है आपकी सक्रियता श्रेणी। ये ट्रिक से आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि में अविलेय अशुद्ध या एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं। देखो विद्युत अपघटनी परिष्करण में क्या होता है, जैसे अपन ने यहाँ पर ये अपने पास एक बीकर, ठीक है, एक पात्र है, एक एनोड, ये लगा दी अपन ने कैथोड और ये लगा दी अपन ने एनोड। ठीक है, जो एनोड होती है उसको अपन क्या बनाते हैं, एनोड को बनाते हैं अशुद्ध धातु की एनोड होती है, और पतली वाली जो होती है कैथोड वो आपके लिए क्या है, शुद्ध धातु की, यानी कि शुद्ध धातु अपन को कैथोड पर प्राप्त होगी। इसको अपन बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर ये जो है विलयन वो अपना कौन सा विलयन होता है, किसी भी धातु का क्लोराइड विलयन होता है। क्या है, धातु का क्लोराइड विलयन हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, अपघटनी परिष्करण के लिए। अब क्या होगा, विलयन क्या होता है, जो एनोड धातु है उससे अशुद्धियां आती है इस विलयन में, और जो अशुद्धियां होती है वो इस एनोड के नीचे एकत्रित हो जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, एनोड पंख कहा जाता है। एनोड पंख कहा जाता है। तो अपना आंसर क्या आएगा इधर, एनोड पंख। और जो शुद्ध धातु है वो अपन को कहाँ प्राप्त होती है, इस कैथोड पर प्राप्त होती है। क्लियर हुई बात। तो अपना आ जाएगा एनोड पंख इधर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धातु के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट्य के रूप में किससे प्रयुक्त करेंगे। तो देखो एनोड के रूप में अपन किसको लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया अशुद्ध धातु को। ये क्या है, अपनी अशुद्ध धातु जो है वो एनोड के रूप में। कैथोड के रूप में अपन शुद्ध धातु, कैथोड शुद्ध धातु के रूप में, और विद्युत अपघट्य, तो जो विद्युत अपघट्य है उसमें अपन धातु का क्लोराइड विलयन लेते हैं। धातु का क्लोराइड विलयन। ठीक है, ये अपना यहां पर आंसर आएगा। क्लियर बात।
क्वेश्चन नंबर 17 इस तरीके से आपको लिख के आना है। अब आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके बड़े क्वेश्चन आते हैं इसी तरीके से, ये ज्यादा नंबर का हो तो आप उसमें डायग्राम भी बनाकर आइएगा। जो अभी डायग्राम मैंने आपको बताया वैसा डायग्राम आप बनाकर आना है एग्जाम के अंदर। ज्यादा नंबर का हो, 1 नंबर का हो तो इतना काफी है, 2-3 नंबर का हो तो आप डायग्राम भी बनाकर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है। देखो उल्टा लिखा हुआ है, अब आप ना उल्टा कर दे कहीं, जैसा आपको याद रटा रटाया बस वैसा लिख दे कि भर्जन निस्तापन में क्या अंतर है। अपन तो ये पढ़ते हैं, ये याद है, अपनी जुबान पे यही रटा हुआ है। यहाँ पर क्या किया है, उल्टा लिख दिया है, पहले निस्तापन लिखा और फिर भर्जन लिखा है। देखो जो आपकी धातुएं होती हैं, जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं या मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, वो आपके मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। तो ये जो धातुएं होती है या तो सल्फाइड अयस्कों के रूप में होती है या फिर कार्बोनेट अयस्कों के रूप में होती है। सल्फाइड अयस्कों के रूप में या फिर कार्बोनेट अयस्कों के रूप में होती है। अब इनको पहले तो क्या किया जाता है, अब इनको डायरेक्ट प्राप्त करना इन सल्फाइड अयस्कों से और कार्बोनेट अयस्कों से इजी नहीं होता, इसीलिए क्या किया जाता है, पहले इनको ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और फिर शुद्ध धातु जो है वो प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो देखो भर्जन विधि के अंदर और निस्तापन विधि के अंदर क्या होगा, तो भर्जन में क्या होता है, भर्जन विधि के अंदर जो सल्फाइड अयस्क हैं उनसे ऑक्साइड अयस्क प्राप्त किए जाते हैं। तो सल्फाइड अयस्कों के लिए भर्जन विधि और कार्बोनेट अयस्कों के लिए कौन सी विधि, निस्तापन विधि। ठीक है, इनको प्राप्त किया जाता है। भर्जन विधि के अंदर क्या होता है कि आपके अधिक वायु यानी कि अधिक ताप पर वायु की उपस्थिति में, किसकी, वायु की उपस्थिति में जो ऑक्साइड धातु है उसको प्राप्त किया जाता है। लेकिन अगर अपन बात करें निस्तापन की, तो निस्तापन में क्या होता है, सीमित वायु, या तो सीमित वायु होगी या फिर वायु की अनुपस्थिति में। ठीक है, सीमित वायु या वायु की अनुपस्थिति में ताप पर ये जो कार्बोनेट अयस्क है उनको ऑक्साइड अयस्कों में परिवर्तित किया जाता है। तो ये आपका क्या है, निस्तापन और भर्जन में अंतर है। क्लियर हुई बात यहाँ पर। तो ये हुई अपनी ये बात। अगर अपन बात करें सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं की, तो जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वो ऑक्साइड के फॉर्म में होती है, उनको नॉर्मल गर्म करके हम प्राप्त कर सकते हैं। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उनको किस विधि के द्वारा, विद्युत अपघट्य विधि के द्वारा अपन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। देखो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, देखो हमें पता है कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन कुछ धातु के जो ऑक्साइड हैं वो आपके अम्लीय प्रकृति के भी होते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड जो है आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं और साथ के साथ क्षारीय प्रकृति के भी होते हैं। तो ऐसे ऑक्साइडों को अपन क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड, जिनका दूसरा नाम क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, अब आपसे कहा है 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण देने हैं, तो लिख दो भाई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है, यहां पर जिंक ऑक्साइड, ये आपके क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड हैं, जो अम्लीय प्रकृति के भी होंगे, क्षारीय प्रकृति के भी होंगे। लेकिन जो और धातु ऑक्साइड होते हैं वो आपके कैसे, क्षारीय प्रकृति के, और जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्लियर बात यहां पर। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है। सोडियम को आपने देखा हो तो केरोसिन के तेल में ही डुबो कर रखा जाता है, इसे खुले में नहीं छोड़ा जाता। क्यों,
इसके पीछे क्या रीजन है, बता सकते हैं आप लोग? चलिए देखिए, सोडियम जो धातु होती है वो क्या है? उच्च अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम क्या है? उच्च अभिक्रियाशील धातु है। अगर अपन इसको खुले में छोड़ देते हैं तो ये क्या करेगी? रिएक्शन कर लेगी और इसमें क्या हो जाता है? विस्फोट होता है पानी के साथ रिएक्शन करके, क्योंकि पानी जो है वो आयनित है, उसमें H+ और OH- आयन है, लेकिन जो केरोसिन है वो आयनिक नहीं है, इसमें आयंस नहीं होते, तो ये केरोसिन के साथ रिएक्शन नहीं करती। सोडियम को अगर आप पानी में डाल देते हो, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा है आपके नहा के कांपते हैं ठंडे जल से, तो जो सोडियम है वो ठंडे पानी से बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है। जैसे ही ठंडे पानी में आपको डाला, ये विस्फोटक जो है रूप धारण कर लेती है, फटाका सा फूट जाता है एकदम, है ना, विस्फोट हो जाता है। इसीलिए इसको पानी में स्टोर ना करके, खुले में ना रख के अपन यहाँ पर किस में रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि इसमें आयंस नहीं होते। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? अब आपको यहाँ पर धातुओं का जो गुण है, भौतिक गुणधर्म, वो याद करने हैं। क्या है धातुओं के भौतिक गुणधर्म? देखो, धातुओं के अंदर क्या होती है? धात्विक चमक। क्लियर? धात्विक चमक होती है धातुओं के अंदर, क्योंकि ये चमकते हैं। प्लेटिनम, सोना, चांदी जो है आपकी चमकदार धातुएं हैं, इनमें चमक ज्यादा होती है, इसीलिए आभूषण बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, ये बिल्कुल निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, निम्न अभिक्रियाशील है धातुएं हैं ये, इसीलिए इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या है? संक्षारित नहीं होती, इसीलिए इनका उपयोग किया जाता है आभूषण बनाने में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत हीटर का तापन तार किसका बना होता है? इसमें आपको जूल का तापन का नियम भी याद रखना, जो अपन ने फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ा है ना, जूल का तापन का नियम। H समानुपाती होता है I² RT के, है ना, जूल तापन का नियम। अब इसका तापन तार किसका बना होता है? तो वो बना होता है आपके नाइक्रोम का, नाइक्रोम। ठीक है, आंसर आ जाएगा ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों के 3 गुणधर्म लिखिए। आयनिक यौगिकों के 3 गुणधर्म क्या क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले आयनिक यौगिक क्या है? जिसमें धातुएं अपना इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करती है अधातुओं के पास और एक आयनिक यौगिक का निर्माण करती है। तो इनकी भौतिक प्रकृति की अगर अपन बात करें तो भौतिक प्रकृति इनकी कैसी होती है? ये ठोस प्रकृति के होते हैं, ठोस और भंगुर प्रकृति के होते हैं। ठीक है। दूसरा क्या? इनके गलनांक और क्वथनांक की बात कर सकते हैं। गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? इनके उच्च होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अंतर आयनिक जो आबंध है वो पाया जाता है। ठीक है। अगर अपन बात करें अगली, तो यहां पर ये जो है विद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं। तो ये चालकता प्रदर्शित करते हैं, तो विद्युत के चालक हैं। क्लियर हुई बात यहां पर? तो ये हो गए अपने आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है, ऐसा क्यों है? इनके गलनांक उच्च होते हैं। तो देखो, इनके गलनांक उच्च होते हैं क्योंकि इनके मध्य अंतर आयनिक यौगिक, ये अंतर आयनिक आबंध पाया जाता है, जो कि मजबूत आबंध है, जिसकी वजह से यहां पर इनको पिघलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? उच्च ऊष्मा की जरूरत होती है।
अब उच्च ऊष्मा की जरूरत है, यानी कि आपके गलनांक क्या होगा, उच्च होगा। गलनांक होता क्या है, वह तापमान जिसपे जो धातु है वो आपकी या जो भी वस्तु है वो पिघलने लगती है, उसको उसका गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्षा जल विद्युत का चालन करता है जबकि आसु जल नहीं करता, क्यों? देखो, जो वर्षा का जल होता है उसके अंदर किसकी अशुद्धि होती है, आपको पता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड ऊपर जाते हैं। ये क्या है, पर्यावरण प्रदूषक है। जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ये क्या होंगे, वर्षा जल के साथ मिक्स होंगे और पृथ्वी पर आते हैं वर्षा के रूप में। तो इनमें क्या है, अम्ल है, तो यानी कि आयंस होंगे H+ आयन, इसीलिए वर्षा जल विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि वो जो वर्षा होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है। लेकिन जो आसुत जल होता है वो क्या होता है, आपके उदासीन होता है, जिसकी pH होती है 7। तो ये उदासीन प्रकृति का होता है, इसमें आयंस नहीं होते, इसीलिए ये आपके विद्युत का चालन नहीं करते। क्योंकि विद्युत का चालन करने के लिए हमें क्या चाहिए, आयन चाहिए होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु और अधातु के ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है, उदाहरण देकर समझाइए। धातु और अधातु के ऑक्साइडों की प्रकृति, तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो आपके क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है, और जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब अपन इस चीज को कैसे सिद्ध करेंगे, देखो धातु है, ठीक है, धातु आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो धातु ऑक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड बनाती है। अब देखो, जब ये धातु ऑक्साइड है, अपने पास क्या है, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। तो लवण और जल को बनाने के लिए हमें अम्ल और क्षार चाहिए। तो यहां पर धातु का जो ऑक्साइड है वो आपके अम्ल के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो अम्ल तो ऑलरेडी अपने पास है, तो इसीलिए धातु ऑक्साइड अपना क्षारक होगा, क्षारीय होगा, तभी तो लवण और जल बनेगा। सिंपल सी बात है। तो इसीलिए धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जैसे कि Na2O ले लो, सोडियम का ऑक्साइड हो गया, ठीक है, ये आपके धातु के ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ले लो। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अधातु के ऑक्साइड आपकी किसकी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के। अधातु ऑक्साइड देखो, अधातु ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन, क्षारक के साथ रिएक्शन, ठीक है। अब आपके ये क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। अब देखो, ये क्षारक है, अम्ल तथा क्षारक मिलकर तो लवण और जल का निर्माण करेंगे, तो अधातु ऑक्साइड आपके अम्लीय नेचर के होंगे, तभी तो लवण बनेगा, है ना। तो अधातु ऑक्साइड आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक यौगिक, और यह आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। एक यौगिक जिसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने हेतु, प्लास्टर हेतु किया जाता है। यह पदार्थ जल अवशोषित करने पर कठोर हो जाता है। उस पदार्थ को पहचानिए, रासायनिक सूत्र लिखिए, निर्माण की रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो देखो क्या है, हमें यहाँ पर जिसका उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, तो वो क्या है, आपके POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका रासायनिक सूत्र लिखना है, तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट CaSO4 डॉट हाफ H2O। क्लियर। ये आपके क्या हो गया, POP।
बनाने की विधि लिखनी है, रासायनिक समीकरण। तो जिप्सम जो होता है कैल्शियम सल्फेट, 2 वाटर मॉलिक्यूल जिप्सम है ये। जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और फिर आपके कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट रह जाता है, यही क्या है आपके पीओपी, और 1.5 वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाते हैं। तो ये इसके निर्माण का समीकरण हो गया। क्लियर हुई बात यहां पर। और ये कंप्लीट होता है अपना चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु। सारी बात आ गई समझ में। चलिए, क्लास पसंद आई आपको, रिवीजन हो गया। हम मिलेंगे कल की क्लास में चैप्टर नंबर 4 के साथ, कार्बन तथा उसके यौगिक, उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और सारी तैयारियां एकदम पक्की करते चलेंगे कि हाँ पढ़ा है, पूरा रिवाइज कर लिया। क्लियर? अगर आपको क्लास पसंद आई है फटाफट से आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।